हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका जंगल कहानियाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, पुरानी कहानियाँ चैनल में मौजूद हैं। हमारी नई कहानी है द तल्ला देश मैन ईटर। ये बहुत ही ख़तरनाक मैन ईटर था। लगभग 150 लोगों को खा चुका था और जिम कॉर्बेट ने इसे मारा था अप्रैल 1929 यानी अप्रैल 1929 को। तो शुरू करते हैं द तल्ला देश मैन ईटर टाइगर की कहानी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पूरे ईस्ट में बिंदु खेड़ा से ज़्यादा खूबसूरत जगह कैंपिंग के लिए और कोई नहीं है। ये हिमालयन फुटहिल्स की एक जगह है और इसके आसपास का एरिया बहुत ही सुंदर है। मैं 1929 में यहाँ एक शिकार पार्टी का हेड बना था। ये शिकार पार्टी बीट ऑर्गेनाइज करवा के शिकार करने यहाँ आई थी। कुछ हाथी भी अपने साथ लाए थे क्योंकि शिकार करना था हाथियों पर बैठकर ही। अब मैं भी एक हाथी पर बैठा हुआ था और मेरे बगल में बैठा था एक नौजवान और उसके हाथों में थी एक राइफ़ल। अब शुरू की कुछ बीट तो सक्सेसफुल रहीं। इसके बाद एक नई जगह पर बीट चल रही थी और वहाँ इस नौजवान नौसिखिए ने गोली चला दी और इसकी राइफ़ल थी मेरे कान से 2 इंच की दूरी पर। अब जैसे ही उसने गोली चलाई ज़ोरदार धमाका हुआ और मुझे लगा मेरे कान का पर्दा फट गया है और मैंने तुरंत ही वहाँ एक बहाना बनाया कि मुझे कोई ज़रूरी काम है और चल पड़ा अपने घर की तरफ। वहाँ के एक लोकल डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि सच में मेरे कान का पर्दा फट गया है और इसी बात का मुझे डर था। अब कॉर्बेट बताते हैं कि ये जो डॉक्टर था ये नया नया पास आउट हुआ था और नया नया ही डॉक्टर बना था। अब 1 महीने तक आराम करने के बाद मैं चला गया अपने समर होम नैनीताल और वहाँ पर एक हॉस्पिटल में मैंने चेकअप करवाया मिलिट्री के एक डॉक्टर से और वो थे वहाँ के सिविल सर्जन। उन्होंने इस बात को रिकन्फर्म किया कि मेरे कान का पर्दा फट गया है, ईयर ड्रम्स नष्ट हो चुके हैं। अब कॉर्बेट कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर मेरे इस दर्द का इलाज कर ही नहीं पा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कान के अंदर पस बन रहा है। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि कहीं दूर इलाज कराने चला जाऊं, लेकिन मेरी बहनें भी इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी और ये भी कहते हैं कि मैं आपकी सहानुभूति पाने के लिए ये कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि अब जब मैं जिस टाइगर को मारने जा रहा था द तल्ला देश मैन ईटर, उस कहानी में इस घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब 1929 में बिल बेंस और विवियन दोनों ही डिप्टी कमिश्नर थे। एक थे नैनीताल के तो दूसरे थे अल्मोड़ा के और दोनों की इलाके में मैन ईटर्स का आतंक था। एक के इलाके में थे चौगा टाइगर्स तो दूसरे के इलाके में थे तल्ला देश मैन ईटर। अब मैंने फ़ैसला किया था विवियन से परमिशन लेकर ही कि मैं पहले चौगा टाइगर्स को मारूंगा, उसके बाद मैं आके मारूंगा तल्ला देश के मैन ईटर को। हालांकि मैंने विवियन से वादा किया था कि पहले मैं तल्ला देश वाले को मारूंगा, लेकिन क्योंकि ये सर्दियों में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था और ये बाहर कम निकलता था, इसीलिए मैंने पहले चौगा टाइगर्स को मारा और अब बारी थी तल्ला देश के आदमखोर की। अब क्योंकि इस वक्त कॉर्बेट के कान का पर्दा फट चुका था और उसका इलाज भी ठीक से कहीं हो नहीं पा रहा था, वो घर में अपनी बहनों को भी परेशान नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने फ़ैसला लिया कि अब वो जाएंगे तल्ला देश के मैन ईटर को मारने। इसी स्थिति में
ताकि इधर उनकी बहनों को भी परेशानी ना हो, उनका थोड़ा ध्यान भी बट जाए। और वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें मौत भी आ गई तो अपना काम करते हुए ही जंगल में आ जाएगी, क्योंकि वो जंगल से बहुत प्यार करते थे। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने अपनी तैयारियां पूरी कर लीं और साथ लिए गढ़वाली 6 लोग जो मेरे साथी थे, और 4 अप्रैल को मैं नैनीताल से निकल पड़ा तल्ला देश की तरफ। अब कॉर्बेट कहते हैं कि 14 मील तक हम पैदल चले और पहुंच गए काठगोदाम। शाम को हमने वहां से ट्रेन ली और रास्ते में पीलीभीत भी पड़ा, बरेली भी पड़ा, और अगले दिन की दोपहर तक हम लोग पहुंच चुके थे टनकपुर। यहाँ एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जिसने बताया कि अभी एक दिन पहले ही मैन ईटर ने एक बच्चे को मार दिया है और ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर बेंस के आदेश पर बेट के लिए 2 भैंसें भी तैयार करके भेज दी गई हैं तल्ला देश। अब हम लोग पहुँचे डाक बंगलो। वहाँ मेरे आदमियों ने भी खाना बनाकर खा लिया और मैंने भी वहाँ नाश्ता कर लिया, और अब हम लोग निकल पड़े काला डूंगा की तरफ। वो यहाँ से 24 मील की दूरी पर था और वहाँ हमें पैदल ही जाना था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि 12 मील चलने के बाद 2 रास्ते आते हैं और दोनों ही काला डूंगा जाते हैं। एक जाता है पूर्णागिरी मंदिर की तरफ से और दूसरा जाता है कोलियर की ट्रामवे लाइन की तरफ से। कोलियर की ट्रामवे लाइन, जिसे मैंने बता चुका है, चुका मैन ईटर मारने के वक्त हम लोग उसी रास्ते से गए थे। अब पैदल चलते ही चलते रात हो गई थी और ये लोग एक नदी के गॉर्ज की तरफ पहुंच गए थे। अब इन्होंने जगह ढूंढनी शुरू कर दी कैंपिंग के लिए, लेकिन पहाड़ों से पत्थर खिसकने का डर था जो आकर सीधे गिरते इनके कैंप पर। तो इन्होंने कैंप लगाने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी, एक बहुत बड़ी चट्टान जो निकली हुई थी और एक लेज जो झूल रही थी उसी चट्टान की। अगर ये उसके नीचे कैंप लगा लेते तो ऊपर से कोई पत्थर गिरने पर भी नीचे इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। यह चट्टान एक छज्जे की तरह थी और इस जगह को बड़ी ही मुश्किल से ढूंढा था हमने। अब मेरे आदमियों ने मुझे खाना बना कर दिया। इसके बाद वो अपना खाना बनाने लगे। मैंने भी खाना खाया और मैं टेंट के बाहर जाकर बैठ गया और बैठकर सिगरेट पीने लगा, और इसके बाद जाकर मैं सोने ही वाला था। अब जब मैं बैठकर सिगरेट पी ही रहा था कि मैंने ऊपर देखा तो मुझे रोशनी की 3 गेंदें दिखाई दी। ये पहाड़ी थी नदी के दूसरी तरफ। तो मैंने सोचा, क्योंकि ये गर्मी के दिन थे और नेपाल की तरफ के जंगलों में कभी कभार आग लग जाती है, तो ये शायद उन्हीं आग के अवशेष होंगे। अब जब मैं ये सोच रहा था और इन 3 रोशनियों को देख रहा था, अचानक ही 2 रोशनी उनके ऊपर से और आ गई। अब वो जो 2 रोशनी आई थी वो धीरे धीरे इन 3 रोशनियों में जाकर मिल गईं। अब कॉर्बेट बोलते हैं, मैं सोच रहा था कि ये आग तो नहीं है, ये रोशनी ही है। सारी की सारी रोशनियाँ एक जैसी थीं, बिल्कुल एक ही आकार की, और जिस जगह से मैं देख रहा था उस जगह से देखने पर लगता था इनका डायामीटर होगा लगभग 2 फीट का। ये रोशनियाँ बिना धुएं की थीं और इनमें आग के जलने की तरह किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। ये एकदम स्टेशनरी थी, स्थिर रोशनियाँ। अब और भी कुछ रोशनियाँ आईं पहाड़ के लेफ़्ट साइड से, कुछ राइट साइड से। देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई लाइट शो चल रहा हो जो किसी महाराजा ने ऑर्गेनाइज करवाया हो। ये रोशनियाँ मेरे साथ साथ मेरे आदमी भी देख रहे थे। वो लोग जहाँ खाना बना रहे थे, मेरे आदमी, मैंने चिल्लाकर उनसे पूछा कि तुम्हें कोई आवाज़ भी सुनाई दे रही है क्या उन रोशनियों के पास से? वो बोले, नहीं साहब। अब क्योंकि वो लोग मेरे कैंप से थोड़ा दूरी पर थे, इसीलिए चिल्लाकर बात करना पड़ रहा था। अब क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे तो ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब भी नहीं था। तो हम लोग चले गए सोने। मैं अपने टेंट में आकर सो गया।
क्योंकि अगले दिन बहुत दूर तक जाना था, इसीलिए मैंने अपने आदमियों से ये कह दिया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, हम जल्दी निकलेंगे। अब कॉर्बेट बहुत ही कच्ची नींद के आदमी थे। थोड़ी सी आहट से भी उनकी नींद खुल जाया करती थी। बीच में उन्होंने सुनी एक बार्किंग डियर की कॉल, फिर एक तेंदुए की आवाज़ भी आई जिसे सॉइंग साउंड कहते हैं। अब इस तरीके से पूरी रात कट गई और सुबह होनी शुरू हो गई। हल्का हल्का उजाला आना शुरू ही हुआ था। मेरे आदमियों की आहट मुझे मिल गई। उन्होंने गर्मा गर्म चाय लाकर मुझे पिलाई। अब हम लोग चल पड़े। जैसे ही थोड़ा आगे चले, एक आयरन ब्रिज था, यानी कि लोहे का ब्रिज, उसी टाइम का जब कॉलियर ने ट्रामवे लाइन बिछाई थी। ब्रिज थोड़ी ऊंचाई पर था। हम लोग उस ब्रिज पर चढ़े और मैंने उसी तरफ अपना सिर घुमाया जहां कल मैंने रोशनियां देखी थी। पूरी पहाड़ी को स्कैन किया, एक तरफ से दूसरी तरफ, अपनी नंगी आंखों से भी किया, इसके बाद बायनोकुलर से भी किया। वहाँ देखने पर मैंने पाया कि कोई भी नामो निशान नहीं था कि वहाँ कोई आग लगी थी या वहाँ किन्हीं लोगों की मौजूदगी थी। किसी भी तरीके से देखने पर ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई आग लगी थी। अब जिस जगह पर वो लाइट्स दिख रही थी, वहाँ थी एक बहुत बड़ी खड़ी चट्टान, जिस पर किसी भी इंसान का चढ़ना उस ज़माने में लगभग नामुमकिन था। अब हम चल पड़े कालाडूंगा की तरफ। रास्ते में एक बंगलो भी था जो ट्रामवे लाइन बिछाते वक्त कॉलियर ने बनाया था। अब वो एक खंडर जैसा था, लेकिन उसके पीछे बहुत ही शानदार जंगल था और इसमें बहुत ही अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती थी। लेपर्ड भी, टाइगर भी और हर तरह के हिरण यानी डियर भी। हर तरह की बर्ड भी यहाँ पर मिलती थी। मोर थे, जंगली मुर्गे थे और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पनप रही थी। अब कॉर्बेट की टीम में इनके साथ एक गंगाराम नाम का आदमी था जो पूजा करने जाना चाहता था इस मिशन की कामयाबी के लिए पूर्णागिरि मंदिर में। तो उस अकेले ने उस मंदिर का रास्ता लिया, 10 मील लंबा, और इस आदमी को ज़्यादा चलना पड़ता और हम लोगों ने दूसरा रास्ता लिया। जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि जब तुम मंदिर जाओगे तो वहाँ के पुजारी जी से पूछना उन लाइट्स के बारे में जो हम लोगों ने देखी थी। अब जब दूसरे दिन हम लोग कालाडूंगा पहुँच गए तो बाद में हमारे पहुँचा गंगाराम। उसने हमें बताया कि पंडित जी का भी यही कहना था कि वो रोशनियाँ दैवीय हैं और सिर्फ किस्मत वालों को ही वो रोशनियाँ दिखती हैं। अब कॉर्बेट कहते हैं, इस मिशन के बाद जब मैंने इस रोशनी वाली बात पर एक आर्टिकल छपवाया, उसमें मैंने बताया कि हमें ऐसी रोशनियाँ दिखी थीं। ये आर्टिकल पहुंच गया उस वक्त के गवर्नर तक। गवर्नर साहब का नाम था लॉर्ड मैल्कम हैली। वो बाद में जब एक फ़िशिंग ट्रिप पर शारदा नदी के किनारे आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुमने वो रोशनियाँ देखी थी। उन्होंने भी कुछ इंक्वायरी की उन रोशनियों के बारे में, लेकिन क्योंकि इस जगह पर कोई रात में नहीं रुकता था, सब लोग शाम को ही चले जाते थे, तो वो रोशनियाँ बहुत कम लोगों को ही नसीब होती थी। क्योंकि रात में यहाँ रुकना मना था। लोग समझते थे इस जगह पर बुरी आत्माएं रहती हैं। और कॉर्बेट और उनके लोग जब यहाँ रात में रुके थे, वो किसी मजबूरी के तहत रुके थे और उन्हें पता भी नहीं था कि वो रुक किस जगह पर रहे हैं। अब कॉर्बेट कहते हैं, आते हैं वापस उसी अभियान पर, यानी तल्ला देश मैन ईटर के अभियान पर। अब हम चलते चले जा रहे थे। अब हम चलते रहे। हम पहुँचे पहले कालाडूंगा, इसके बाद हम पहुँचे चुका। अब हम कभी पहाड़ों से नीचे उतरते थे, कभी अगला पहाड़ चढ़ते थे। बड़ा ही मुश्किल रास्ता था और फिर हमें दिखी अपनी मंजिल, वो तल्ला देश के घास के मैदान जहाँ कभी खेती हुआ करती थी, लेकिन अब मैन ईटर के डर से वहाँ सब कुछ ठप सा पड़ गया था।
क्योंकि मैन ईटर्स 8 साल से आतंक मचा रहे थे इस इलाके में। अब हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, थोड़ी एनर्जी इकट्ठा की ताकि सामने दिख रही चढ़ाई हम चढ़ सकें। ये चढ़ाई एक पहाड़ी पर एकदम खड़ी चढ़ाई थी। जनरली पहाड़ पर रास्ते मोड़ या हेयर पिन बैंड के रूप में बनाए जाते हैं, लेकिन ये रास्ता था कि एकदम सीधा ही पहाड़ पर चढ़ रहा था। और ये चढ़ाई थी हमारे जीवन की सबसे मुश्किल चढ़ाई। ये थे अप्रैल के दिन, भयंकर गर्मी थी और सर छुपाने के लिए कोई पेड़ भी नहीं था। अब जिम कॉर्बेट और उनके लोग जब चुका गांव से गुज़र रहे थे तो उन्हें एक जगह के बारे में बताया गया था। एक छोटा सा गांव ऊंचाई पर स्थित, जो आखिरी ऐसा गांव है जहां इंसान रहते हैं, और मैन ईटर का आतंक भी वहीं से शुरू होता है। और दिन का अंत होते होते हम पहुंचे उसी जगह जिस जगह के बारे में हमें चेतावनी दी गई थी। अब मैन ईटर का ख़तरा हो या ना हो, हम इतनी बुरी तरीके से थक चुके थे कि अब आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हम उसी गांव के अंदर रात गुजारने के लिए चले गए। अब कॉर्बेट कहते हैं कि जैसे ही हम वो गांव पहुंचे, वहाँ सिर्फ 2 परिवार रहते थे और वो हमें देखकर खुश हो गए। हमारे लिए रहने के इंतज़ाम उन्होंने कर दिए। हमें देखकर वो लोग बेहद खुश हुए और मेरे आदमियों के लिए कुछ कमरों में उन्होंने रहने का इंतज़ाम कर दिया। इन कमरों में दरवाज़े लगे हुए थे। अब हमने खाना बनाया और खाना खाया और मैंने अपना टेंट लगा लिया थोड़ी दूरी पर, और मेरे टेंट के पास बहता था एक छोटा सा झरना। कॉर्बेट कहते हैं कि वो गांव के जो 2 परिवार थे वो इसी झरने से अपने दिनचर्या के लिए पानी भरा करते थे। अब कॉर्बेट सिगरेट पीकर लेट गए अपने टेंट के अंदर मौजूद अपने छोटे से कैंपिंग बेड पर। अब कॉर्बेट कहते हैं मेरे पास फुर्सत थी, मैं आराम कर रहा था, तो अगले दिन की तैयारियों में मैं जुट गया। अपने दिमाग के अंदर सोचने लगा, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर बेंस थे उन्होंने इस गांव में आदेश दे दिए थे कि अब मैन ईटर किसी का भी शिकार करता है तो उस इंसान की बॉडी को छेड़ा ना जाए, क्योंकि जिम कॉर्बेट आ रहे हैं। आगे का काम अब वही करेंगे और वो जैसा करेंगे और जैसा कहेंगे आप लोगों को भी उसी के मुताबिक निर्णय लेने होंगे। अब कॉर्बेट कहते हैं कि 4 तारीख को जो टनकपुर में मुझे खबर मिली थी कि एक लड़के का शिकार शेर ने किया है, और अब हो चुकी थी 6 तारीख, तो शायद ही अब कुछ अवशेष बचे हों। शेर ने उसे पूरा ही खा लिया होगा। लेकिन क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए थे तो शायद आदमखोर अभी आसपास ही होगा। अब जिम कॉर्बेट पूरे कुमाऊं में सिर्फ इसी इलाके में पहली बार आ रहे थे, तो इस इलाके को वो ज़रा भी नहीं जानते थे, यानी कि थोड़ा बहुत भी नहीं जानते थे। और टाइगर यहाँ 8 साल से अपनी वारदातें कर रहा था, तो वो इस इलाके को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। और इस बार अगर टाइगर हमसे मिस हुआ तो अब ना जाने उसे ढूंढने में कितना समय और कितनी मेहनत और लगेगी, क्योंकि इलाके को वो हमसे ज़्यादा जानता है। अब यही सब सोच रहे थे कॉर्बेट, और कॉर्बेट कहते हैं मेरे साथी से सिर्फ एक लालटेन और मेरी लोडेड राइफ़ल, और यही सब सोचते सोचते लग गई मेरी नींद। अब सुबह हो चुकी थी और अभी सूरज पूरी तरीके से निकला भी नहीं था कि मैंने उसी अपने बगल में मौजूद झरने में नहाया। तैयार हुआ, मेरे आदमी नाश्ता बना रहे थे और अपनी राइफ़ल में ऑयलिंग कर ली और मैगज़ीन में लोड कर दी 5 गोलियां। अब क्योंकि आदमखोर के आतंक की वजह से उस गांव का कम्युनिकेशन सिस्टम टूट गया था, यानी आवक जावक बंद हो गई थी। उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि 2 दिन पहले किसी लड़के का भी शिकार हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन के नाम पर मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिला। अब मैंने अपने आदमियों से कहा जी भर के खाना खाना,
क्योंकि अगला खाना कब खाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। और अब हम जब भी चलेंगे आगे तो जहाँ भी रुकेंगे वो कोई ना कोई खुली जगह होगी। जंगल और झाड़ियों के बीच में तो रुकना ही नहीं है, क्योंकि ये है आदमखोर का इलाका। और अब हम चल पड़े उसी रास्ते पर आगे जिसे कल हमने छोड़ा था। अब कॉर्बेट और चढ़ाई चढ़ते चले गए और बहुत आगे जाकर उन्हें दूर दिखा वही गांव जहां इन्हें जाना था। दूर से इन्हें आता देख गांव के लोग इनका स्वागत करने इकट्ठे हो गए एक जगह पर और करने लगे इनके आने का इंतज़ार। अब जैसे ही कॉर्बेट गांव पहुंचे, ज़ोरदार स्वागत हुआ इनका। और कॉर्बेट बोलते हैं कि दुनिया में कहीं भी ऐसा स्वागत नहीं होता जैसा स्वागत करते हैं कुमाऊं के लोग। अब मैं बैठा, मैंने उन लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। अपनी सिगरेट उन्हें पीने को दी और उन लोगों ने आदरपूर्वक एक गिलास में दूध लाकर मुझे दिया। अब गांव वालों से बातचीत करने पर पता चला कि उन्हें ये नहीं पता है कि ये आदमखोर मेल है या फीमेल। बस वो इतना बता रहे थे कि ये जो भी है बहुत बड़ा है। अब इस गांव का नाम था तमाली और लोगों के अनुसार यहाँ रेगुलर विज़िट करता था आदमखोर। तल्ला देश यहाँ से थोड़ा आगे था, लेकिन हमने फ़ैसला किया इसी गांव में रुकने का। लेकिन कुछ ही पलों में मुझे अपना फ़ैसला बदलना पड़ा और मैंने उन लोगों से वादा किया कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वापस आप लोगों से मिलने आऊँगा। लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। ये फ़ैसला जो मैंने इस गांव में रुकने का किया था, उन लोगों के प्यार को देख के किया था कि इतने मोहब्बत वाले लोगों को आदमखोर के साए में छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इस वक्त मैं भावनाओं में बहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने जैसा तय किया था वैसे ही मैंने चलना शुरू किया। अब मैंने उन लोगों से विदा ली और निकल पड़ा उस गांव को ढूंढने जहां आदमखोर का आखिरी शिकार मारा गया था, यानी एक लड़का। अब कॉर्बेट अपने आदमियों को छोड़कर और आगे अकेले निकल पड़े। रास्ते में कॉर्बेट कहते हैं कि एक दो राह पड़ा, एक पूर्व को जाता था तो एक पश्चिम को। मैंने पूर्व वाले रास्ते की तरफ जाना चुना, लेकिन अगर मेरे पीछे मेरे आदमी आते तो उनके समझने के लिए मैंने पेड़ से दो डालें तोड़ी और एक एक्स का निशान बनाया, यानी कि रोड क्लोज्ड। उसे रख दिया पश्चिम जाने वाली रोड की तरफ और कुछ पत्थर और पेड़ की टहनियों से एरो का निशान बना दिया पूर्व की तरफ जाने वाली रोड की तरफ, ताकि उन्हें पता चले कि मैं किस तरफ गया हूँ। अब मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ा और मुझे एक छोटी सी नदी की स्ट्रीम दिखी। उसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा एक खुला मैदान और उसके पास एक गांव भी दिख रहा था। अब कुछ लड़कियां उस स्ट्रीम की तरफ उस गांव से आ रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और ज़ोर ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया, साहब आ गए, साहब आ गए। और ये आवाज़ पहुंच गई गांव तक और गांव में लगनी शुरू हो गई भीड़ मेरे इंतज़ार में। अब जब मैं इस गांव में पहुंचा तो गांव के मुखिया ने मुझे बताया कि इस गांव का नाम है तल्ला कोट। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मेरे पहुंचने के 5 दिन पहले ही यहाँ एक आदमी आया था जो शायद पटवारी था। वो ये मैसेज लेकर आया था कि डिप्टी कमिश्नर साहब का ये आदेश है कि अब मैन ईटर जिस किसी को भी मारे तो उसकी बॉडी को जगह से हटाना नहीं है। नैनीताल से एक साहब आ रहे हैं मैन ईटर को मारने। और पटवारी जैसे ही गया, गांव में एक महिला को मैन ईटर ने मार दिया। तो उस आदेश को मानते हुए गांव वालों ने उस महिला के शरीर को वहीं पर छोड़ दिया था और इंतज़ार करने लगे थे जिम कॉर्बेट के आने का। अब गांव वालों ने कॉर्बेट को बताया कि 30 लोगों की एक सर्च पार्टी गई है उस महिला को ढूंढने जिसे टाइगर ने उठाकर ले गया है। और मेरी बात चल ही रही थी तभी वो 30 लोगों की पार्टी वापस गांव पहुंची और उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि बहुत ढूंढने पर भी उस महिला का शरीर कहीं नहीं मिला। सिर्फ मिले
तो उसके दांत, उसके कपड़े तक नहीं मिले। अब इसी बीच गांव का एक 17 साल का लड़का बोला कि साहब, गांव के दूसरे हिस्से पर अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं दूर से इशारा करके ज़रूर बता सकता हूँ कि टाइगर ने उस महिला को किस तरफ ले गया था। और वो जो लड़का था जो मुझे बता रहा था, वो जो महिला थी वो इस लड़के की माँ थी। अब वो लड़का आगे था, मैं उसके पीछे, और मेरे पीछे थे पूरे गांव वाले। अब उस लड़के ने जिस तरफ इशारा किया वो जगह थी वैली में नीचे की तरफ 800 से 1000 गज की दूरी रही होगी। और वो बताया कि उसकी माँ दूसरी औरतों के साथ वहीं पर घास काट रही थी जब आदमखोर ने उसकी माँ पर हमला किया। अब कॉर्बेट कहते हैं कि इसी बीच एक बार्किंग डियर यानी कांकड़ की कॉल हुई और एक लंगूर की। वह कॉर्बेट ने कहा कि कांकड़ तो किसी को भी देखकर कॉल कर सकता है, लेकिन लंगूर इंसान को देखकर कॉल नहीं करता। अब मैंने पटवारी से पूछा कि भैंस के पाड़ों का क्या हुआ, जो 2 भैंस के पाड़े मैंने लाने को बोले थे। तो पटवारी बोला कि 10 मील पीछे एक गांव में उसने बंधवा दिए हैं, वहाँ एक बच्चे को टाइगर ने मार दिया था। अब इस गांव में रुकना था, तो मैंने अपना टेंट एक खुली जगह में लगाने के लिए बोल दिया, एक बहते हुए पानी की स्ट्रीम के पास। अब कॉर्बेट ने कहा कि अभी उजाला बाकी था, तो मैंने सोचा कि उस जगह पर जाकर थोड़ा निरीक्षण करके देखता हूँ और पता करता हूँ कि ये मेल है या फीमेल, और अगर फीमेल है तो उसके साथ कब्ज़ भी होंगे। तो मैं मुखिया से पूछने लगा कि वहाँ नीचे जाने का आसान रास्ता मुझे बताओ। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस इलाके से मैं वाकिफ़ नहीं था। अब वो 17 साल का लड़का जिसकी माँ को टाइगर ले गया था, वो तैयार हो गया मुझे ले जाने के लिए उस जगह पर, और उस बच्चे का नाम था डूंगर सिंह। अब कॉर्बेट कहते हैं कि उस गांव वाले लोगों का मुझ पर ऐसा अटूट विश्वास देखकर मुझे अच्छा लगा। जबकि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, फिर भी वो डूंगर सिंह बच्चा मुझ पर इतना विश्वास करता है कि वो मेरे साथ आदमखोर के इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे इतना विश्वास था कि मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। अब जब हम दोनों चल पड़े तो मैंने डूंगर सिंह को बताया कि मेरे बाएं कान में थोड़ी दिक्कत है, अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो मेरे दाहिने कान की तरफ बोलना। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि हम 400 गज आगे चले और पहुंच गए उस जगह पर जहां उस टाइगर ने यानी आदमखोर ने डूंगर सिंह की मां को खाया था। अब मैं ढूंढने लगा पग मार्क्स, और पलट कर देखा तो पहाड़ी के ऊपर बहुत से लोग खड़े थे, और ये वही जगह थी जहां थोड़ी देर पहले मैं खड़ा था और नीचे देख रहा था। अब डूंगर सिंह को कुछ लगा कि वो भीड़ में से कोई कुछ बोल रहा है। उसने हमें चुप किया और पीछे की तरफ घूमकर गौर से सुनने की कोशिश की। तो वो बोला कि उस भीड़ में मेरा भाई है। वो बोल रहा है कि उन लोगों को थोड़ा आगे एक मैदान सा दिख रहा है, और उस मैदान में कुछ लाल लाल सा दिख रहा है। अब कॉर्बेट कहते हैं कि लाल रंग का कुछ भी हो सकता है, कोई बार्किंग डियर भी हो सकता है, या किसी पेड़ का तना, या फिर हो सकता है टाइगर। लेकिन अगर वो टाइगर हुआ तो कॉर्बेट किसी हालत में ये मौका खोना नहीं चाहते थे। अब क्योंकि जिम कॉर्बेट और डूंगर सिंह के साथ पीछे पीछे पटवारी और उसका एक आदमी भी आ गया था। उस आदमी के पास बंदूक थी, तो कॉर्बेट ने उससे बंदूक ली, खाली की और एक झाड़ियों में छुपा दी, और इन लोगों को लेके गए एक पेड़ के पास और उनसे कहा कि तुम लोग इस पेड़ पर चढ़ जाओ। अब कॉर्बेट कहते हैं ये लोग जिस खेत या मैदान की बात कर रहे थे वो था एक बंजर खेत, और वो मेरे सामने ही था। और डूंगर सिंह ने कहा कि अगर हमें उसके नीचे वाले उस खेत पर जाना है जहां उन्हें कुछ लाल लाल सा दिख रहा है, वो बस इसके बाद ही है, यानी कि उस जगह तक जाने के लिए हमें इस खेत को पार करना पड़ता। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैं और डूंगर सिंह धीरे धीरे झुककर आगे चलने लगे और पहुंच गए उस जगह पर जहां से हमें झांक कर देखना था, उस नीचे मौजूद खेत पर। अब कॉर्बेट कहते हैं कि जैसे ही हम
उस जगह पर पहुँचे जहाँ से सीधी ढलान शुरू होती थी और नीचे वही बंजर खेत दिखता था। इस पूरी ढलान में लगी थी घास और इस ढलान से एक चट्टान की क्लिफ निकली हुई थी जिसकी नीचे से ऊंचाई थी 100 फीट। अब गौर से झांक कर देखने पर पता चला तो नीचे 2 टाइगर बैठे हुए थे। अब गौर से देखने पर पता चला कि दोनों टाइगर लेटे हुए हैं और दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। एक टाइगर की पीठ हमारी तरफ थी और उसका मुंह और पेट था राइट साइड मौजूद पहाड़ की तरफ, और जो दूसरा टाइगर था उसका पेट और चेहरा था हमारी तरफ। अब दोनों में से एक टाइगर थोड़ा दूर था और दूसरा जिसका पेट इनकी तरफ था वो इनसे थोड़ा पास था। अब कॉर्बेट ने फैसला किया कि ये दोनों को गोली मारेंगे, लेकिन ये सोचने लगे कि अगर ये पास वाले को पहले गोली मारते हैं तो दूर वाला भाग जाएगा, और अगर ये दूर वाले को मारते हैं तो पास वाला जो है वो 2 तरफ भाग सकता है, या तो वो पीछे जाएगा या वो इनकी तरफ ही आएगा। तो कॉर्बेट कहते हैं मैंने डिसाइड किया मैं बाद वाले को पहले मारूंगा। उसकी दूरी थी 120 गज। अब मैंने अपना बायां हाथ बंदूक के नीचे रखा और निशाना लगाया उस दूर वाले टाइगर के दिल की तरफ, और निशाना मिलाते हुए मैंने दबा दिया ट्रिगर। अब जैसे ही गोली टाइगर को लगी वो हिला भी नहीं, लेकिन बंदूक की धमक सुनकर वो जो दूसरा वाला टाइगर था वो 5 फीट ऊपर उछला और थोड़ा दूर जाकर बैठ गया, एकदम अलर्ट मोड में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अब मैंने दूसरे वाले पर निशाना लिया और गोली चला दी। वो उछला और उसके पीछे मौजूद एक ढलान में गिर गया। वो ढलान थी एक रेन वाटर रन आउट की, यानी जहाँ से बारिश का पानी बहता है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों टाइगर्स को गोली मारी, मुझे अपने राइट साइड मौजूद झाड़ियों में कुछ हलचल सी लगी। अब ये झाड़ियाँ भी मौजूद थी उन्हीं टाइगर्स की तरफ मेरे राइट साइड में, लेकिन दूरी वही थी, और कोई जानवर उन टाइगर्स के इतने पास चल रहा हो ये हो ही नहीं सकता कि वो टाइगर के अलावा कोई और हो, यानी वहाँ पर था एक और तीसरा टाइगर। अब जैसे ही वो झाड़ियाँ हिलना बंद हुई, वो जो घास वाली ढलान थी वहाँ निकल कर आया अचानक से एक तीसरा टाइगर। अब वो टाइगर उन घास की ढलान से थोड़ा और राइट साइड की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने चला दी गोली और ये टाइगर गोली लगते ही गिरना शुरू हो गया, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरह से गिर रहा था, या मानो ये धीरे धीरे सरक रहा था। और ये सरकते सरकते एक पेड़ की टहनी में जो ज़मीन से बहुत करीब थी वहाँ पर जाकर अटक गया। ऐसा अटका कि ये बीच में से एकदम उस पर जाकर टिक गया था। इसका एक साइड एक तरफ लटक रहा था और पूँछ वाला पीछे वाला साइड दूसरी तरफ। अब पटवारी और उसका साथी जो पेड़ पर चढ़े हुए थे और एक बहुत शानदार नज़ारा अभी अभी उन्होंने देखा था, वो बहुत ही खुश हो गए, और मेरे साथ चुपचाप डूंगर सिंह ये सब देख रहा था। अब वो खुशी से नाचने लगा था और पहाड़ के ऊपर मौजूद लोग भी नाचने लगे थे। अब कॉर्बेट सोच रहे थे कि डूंगर सिंह जो मेरे साथ खड़ा है, इसने जो अभी अभी देखा है ये पता नहीं कितने लोगों को और कितने सालों तक अब ये कहानी सुनाने वाला है कि एक साथ 3 टाइगर मारे गए, वो भी 5 मिनट के अंदर ही। अब जब मैंने 2 टाइगर्स को पहले देखा था तो मुझे लगा ये एक मेल और फीमेल का जोड़ा है, लेकिन जब मैंने 3 को साथ में देखा तो मैं समझ गया एक माँ है और 2 उसके कब्स हैं। अब कॉर्बेट कहते हैं कि वो जो 2 कब्स थे वो बहुत छोटे नहीं थे, वो बस अडल्ट होने ही वाले थे, और दूर से देखने पर तीनों के साइज़ में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। और उस वक्त मैं इन तीनों को ही आदमखोर मान रहा था, क्योंकि ये उसी जगह पर पाए गए थे जहाँ टाइगर ने यानी आदमखोर ने डूंगर सिंह की माँ को उठा ले गया था। अब मैं सोच रहा था कि इन तीनों में से एक ना एक तो पक्का मैन ईटर था ही, क्योंकि ये पाए गए थे वारदात की जगह में, यानी कि
मौकाए वारदात पर। अब कॉर्बेट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं था कि उस मैन ईटर के दोनों बच्चे मैन ईटर ही बनते, और मैं आज भी ये बात मानता हूँ कि मैन ईटर के बच्चे ज़रूरी नहीं कि मैन ईटर ही बने। वो बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, यानी कि 50-50 हो सकता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त मुझे पहले 2 टाइगर दिखे थे तो मुझे लगा ये मेल फीमेल का जोड़ा है, इसीलिए वो गलती से मारे गए। अब कॉर्बेट कहते हैं कि जब मैं ये सब करने के बाद वहीं बैठकर आराम कर रहा था और सिगरेट पी रहा था, तब मैंने कहा कि अब मैं जाऊंगा उस टाइगर के पास जो नीचे की तरफ गिरा हुआ था, उस पानी बहने की धारा में, यानी जिसे मैंने दूसरे नंबर पर गोली मारी थी। बस ज़रा सिगरेट पी लूँ, इसके बाद ही जाता हूँ। अब कॉर्बेट को अपने भाग्य पर बहुत ही गर्व हो रहा था कि इस गांव में यानी तल्ला देश में आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर ही इन्होंने आदमखोर को भी मार दिया था, और साथ साथ इन्हें 2 टाइगर और भी मिल गए थे जिन्हें भी इन्होंने मार दिया था। अब जब हमारी सिगरेटें यहाँ पर चल ही रही थी, मेरी नज़र गई उस वाले टाइगर पर जो तीसरे नंबर पर मैंने मारा था, जो उस पेड़ की टहनी में अटका हुआ था। वो धीरे धीरे आगे सरकना शुरू हुआ। अब कॉर्बेट ने इसी वक्त बंदूक उठाई और चला दी गोली। अब कॉर्बेट कहते हैं मुझे बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है कि ये गोली मैंने चलाई थी ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि मैं अभी अभी 3 टाइगर्स को मार चुका था, और ये जो तीसरा निशाना था ये मैंने इसीलिए लगाया था कि लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं मूव करती हुई चीज़ों पर भी निशाना लगा सकता हूँ। और अब पता नहीं मुझे ये ख्याल क्यों आया था। थोड़ी देर बाद वो टाइगर नज़रों से हो गया ओझल, और थोड़ी देर बाद किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई पत्तों के ऊपर। अब कॉर्बेट कहते हैं कि इसी बीच मैंने कहा कि अब टाइगर तो नीचे गिर चुका है, अब मैं ज़रा उस टाइगर को देख के आता हूँ जिसे मैंने दूसरे नंबर पर गोली मारी थी और जो पीछे नीचे रेन वाटर के बहने की जगह में गिरा था। और मैं अकेला ही जा रहा था। मैं 50 गज ही चला था कि पीछे से डूंगर सिंह की आवाज़ आई कि साहब वो देखिए टाइगर जा रहा है। अब मुझे लगा कि जिस टाइगर को मैं देखने जा रहा हूँ वो दूसरे नंबर वाला, वही मुझ पर अटैक करने वाला है, क्योंकि डूंगर सिंह को पीछे से वो दिख रहा है। लेकिन डूंगर सिंह बोला साहब वहाँ नहीं, उस तरफ देखिए। तब मुझे राहत की सांस आई कि ये पास वाला नहीं है। तो डूंगर सिंह का इशारा उस तरफ था जहाँ उसकी माँ को टाइगर ने मारा था। मैंने देखा, गौर से देखा, तो मुझे एक टाइगर पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखा। अब कॉर्बेट कहते हैं कि ये टाइगर लंगड़ा के चल रहा था और इसके दाएं कंधे से खून बह रहा था। अब ये वो नीचे गिरा हुआ टाइगर नहीं था जो वाटर चैनल में गिरा था, क्योंकि उसे तो मैंने बाएं कंधे पर गोली मारी थी। तो ये शायद वो तीसरा टाइगर था जो पेड़ की टहनी में फंसा हुआ था और धड़ करके नीचे गिरा था। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि टाइगर की मुझसे दूरी थी इस वक्त 400 गज की। मैंने निशाना लिया और चला दी गोली। बहुत सी धूल उड़ी और उसके बाद उछल कर टाइगर वैसे ही लंगड़ा कर चलने लगा और ऊपर की तरफ। अब मुझे एक गोली की ज़रूरत और थी, क्योंकि मैं 5 गोली चला चुका था, और अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में वो जो चौथी गोली चलाई थी वो मुझे नहीं चलानी चाहिए थी। अब कॉर्बेट खाली राइफल लेकर उसे देखते रहे और टाइगर पहाड़ के ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ चला गया। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि अब आप लोग पूछेंगे कि मैं सिर्फ 5 ही गोली क्यों लेकर गया था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं टाइगर को मारने गया ही नहीं था। मैं सिर्फ निरीक्षण करने गया था और सिर्फ एहतियात के तौर पर मैगज़ीन में 5 गोली भर के ले गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचे हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था। तो मुझे उम्मीद थी ही नहीं कि मुझे जाते ही टाइगर मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ पग मार्क्स चेक करने गया था। मेरा प्लान कुछ और ही था। मुझे मौका मिलता तो मैं एक भैंस का पाड़ा बांधता और इंतज़ार करता टाइगर के आने का, और यहाँ पूरा प्लान उल्टा हो चुका था। और जो मेन आदमखोर टाइग्रेस थी
वो तो अभी अभी मेरे सामने से निकल गई थी गोली लगने के बावजूद। अब इसी बीच मेरे जो पीछे आदमी मौजूद थे वो आ चुके थे गांव। उन्हें देखा कि गांव वालों ने बताया कि 5 गोली साहब चला चुके हैं और उन्हें पता था कि मेरे पास सिर्फ 5 ही गोलियां हैं। तो माधो सिंह नाम का आदमी तेज़ी से मेरे सामान में से गोलियां निकालकर भीड़ को चीरता हुआ दौड़ा और आ गया मेरे पास। अब कॉर्बेट कहते हैं कि जब मैं पास में गया, ये दोनों पूरी तरीके से जवान हो चुके थे और क्योंकि ये कब्ज़ थे और ये अपनी माँ को बस छोड़ने ही वाले थे, तो ये तय था कि जो मेन आदमखोर थी वो थी इनकी माँ, जो अभी अभी इनके सामने से निकल गई थी और वो अभी भी ज़िंदा थी। अब मैंने डूंगर सिंह और माधो सिंह को वहीं रोक दिया और कहा इन 2 टाइगर्स को तो गांव ले जाने की व्यवस्था करो, तब तक मैं जाता हूँ उस तीसरे के पीछे। और मैं निकल पड़ा घायल शेरनी के पीछे, अकेला ही उसे ढूंढते हुए। अब पहले मैं राइट साइड गया जहाँ वो पहले गिरी थी और खून के निशानों का पीछा करना शुरू किया। इसके बाद मैं पहुँचा उस जगह पर जहाँ मेरी 5वीं गोली लगी थी, जो कि मिट्टी में लग गई थी पहाड़ के ऊपर। यहाँ पर उसके कुछ बाल भी पड़े थे, यानी कि गोली उसे छू कर निकली थी। अब आगे बढ़ते बढ़ते मैंने ये चीज़ देखी कि अब खून के ट्रेल्स कम होते जा रहे हैं, यानी अब निशान मिलने कम होते जा रहे हैं। फिर उसके आगे आ गई घास। इसके बाद वो टाइग्रेस नहीं मिली। अब घास और झाड़ियों के बीच में वो कहीं छुप गई थी। मुझे पक्का यकीन था कि आदमखोर टाइग्रेस यहीं पर है, लेकिन क्योंकि अब शाम होने वाली थी और अंधेरा होने वाला था और मेरे सामने कहीं पर छिपी हुई थी आदमखोर और घायल शेरनी, तो मैंने फैसला किया कि अब वापस गांव लौटना चाहिए अगर जान प्यारी है तो, क्योंकि जान है तो जहान है। अब मैं जाता हूँ और कल सुबह फिर आऊँगा। अब अगले दिन की सुबह कॉर्बेट कहते हैं कि मैं उन 2 टाइगर्स की खाल उतार रहा था और खाल उतारने के बाद इन्हें नापना भी था, तो पूरी सुबह का टाइम इसी में लग गया। अब मुझे पता चला था कि डूंगर सिंह की माँ के कपड़े क्यों नहीं मिले थे। उसके कपड़े तक ये दोनों टाइगर कब्ज़ खा गए थे। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसकी माँ के कपड़े इनके पेट से बरामद हुए। अब जब मैं स्किन उतारने का काम कर रहा था तो चारों तरफ मुझे घेर कर गांव के लोग खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस जगह पर टाइग्रेस गई है उन झाड़ियों के पास मुझे एक बीट ऑर्गेनाइज करनी है, यानी कि हाँका, यानी कि इस टाइगर को हाँकना है वहाँ से, उस दिशा में जिस दिशा में मैं जाकर बैठूँगा। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं बकरियों के जाने वाली एक पगडंडी के थ्रू उस तरफ निकल पड़ा और वो लोग जिन्हें बीट करनी थी वो पहाड़ी पर चढ़कर खड़े हो गए। उन्हें वहाँ से नीचे मैं नज़र आ रहा था। अब मैंने अपना हैट उतारा और हाथ में रखकर हिलाया। ये इशारा था बीट शुरू करने का। मैंने उन लोगों को पहले ही आदेश दे दिया था कि जो करना है पहाड़ के ऊपर से ही करना, भूल के भी नीचे मत उतरना। अब मैंने उन्हें कहा था कि पत्थर भी लुढ़काना। अब उन झाड़ियों से एक बार्किंग डियर निकला और एक पक्षी निकला और कुछ भी नहीं निकला। तो मैंने फिर से अपना हैट उतार कर एक इशारा किया और ये इशारा था बीट को बंद करने का। और मैंने इशारा करके उन लोगों से कहा अब गांव वापस लौट जाइए। और अब जब गांव वाले चले गए तो कॉर्बेट ने फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की, यानी उस आदमखोर को। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि अब इस शेरनी को इस तरीके से ढूंढना बेकार है। अब कॉर्बेट वहीं एक चट्टान पर बैठ गए और फिर सिगरेट जला ली और पिछली शाम के घटनाक्रम को याद करने लगे कि कल क्या क्या हुआ था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि गोली जब लगी थी
तो उसके शोल्डर जॉइंट पर लगी थी। इससे उसे शॉक लगा था और वो कुछ देर बेहोशी की हालत में थी और बेहोशी की हालत में ही वो नीचे गिर गई थी। और गिरने के बाद उसे जैसे ही होश आया तो उसे दर्द महसूस हुआ तो वो भागने लगी। अब टाइग्रेस किसी ऐसी जगह पर चली गई होगी जहां उसके घाव ठीक हो सकें। तो फिर मुझे उसके पैरों के निशान ढूंढने ही होंगे, वरना एक घायल शेरनी अगर ठीक हो गई तो ये लोगों का जीना हराम कर देगी। अब कॉर्बेट जाने लगे एक रिज की तरफ और ये सोचने लगे कि अगर आज पग मार्क्स नहीं मिले तो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर जिम कॉर्बेट को सूखा हुआ खून मिला। ये समझ गए कि टाइग्रेस यहीं आई थी कल। अब कॉर्बेट आगे चलते गए और आधा मील तक पीछा करते रहे उस पग मार्क्स का। अब जिम कॉर्बेट जिस जगह पर थे ये था पहाड़ी का ढलान एरिया। इन्हें पग मार्क्स साफ साफ दिख रहे थे और पहाड़ी के नीचे एंड पर इन्हें टाइग्रेस के अपने आप को ब्रेक लगा कर रोकने के निशान भी मिले, यानी दोनों पंजे फैलाकर उसने अपने आप को रोका था घिसटने से। सामने एक जंगल दिख रहा था और कॉर्बेट को पूरा यकीन था कि टाइग्रेस इसी जंगल में घुसी होगी। अब आगे जाकर एक पहाड़ी नाला था, यानी कि रवीन। इसके ट्रेल्स मिलते ही जा रहे थे और जिम कॉर्बेट अंदाज़ा लगाते जा रहे थे कि ये कहाँ कहाँ से गुजरी है, कहाँ कहाँ गिरी है अपनी चोट की वजह से। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मेरा सामना ऐसा लग रहा था कि होने ही वाला है टाइग्रेस से, लेकिन मेरी किस्मत थी ख़राब। अचानक ही बादल घिर आए और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और टाइग्रेस के खून के निशान बारिश ने साफ कर दिए। अब कॉर्बेट इस बदकिस्मती को देखकर वापस लौट गए। अगले दिन वो फिर इसी सेम स्पॉट पर आए और यहीं से निरीक्षण शुरू किया। अब कॉर्बेट इस जगह पर पहुँचे तो आगे उन्हें एक वाटरफॉल भी मिला। क्योंकि यहाँ ये अपने आदमियों के साथ आए थे, उन्होंने अपने आदमियों को कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ आग जलाकर, और ख़ुद थोड़ा आगे बढ़ गए। जब ये और आगे बढ़े तो इन्हें दिखे टाइग्रेस के फ्रेश पग मार्क्स। अब कॉर्बेट कहते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक गड्ढा मुझे दिखा। उस गड्ढे में कुछ पत्तियाँ थीं और कुछ ब्लड क्लॉट्स भी थे। यहाँ से अभी अभी टाइग्रेस उठकर गई थी और शायद वो मेरी आवाज़ सुनकर उठकर भागी थी जब मैंने अपने आदमियों को कहा था कि आग जलाकर मेरे लिए चाय बनाओ। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब टाइगर घायल होता है तो वो एक निहत्थे आदमी को देखकर क्या रिएक्ट करेगा ये मैं नहीं जानता। वो कुछ भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है, भाग भी सकता है, लेकिन जब टाइगर घायल नहीं होता। टाइगर एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का जानवर है, जब तक कि ये किसी चोट की वजह से मैन ईटर न बन जाए। अगर ये अच्छे स्वभाव का जानवर नहीं होता तो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं आसपास से टाइगरों से घिरे हुए, वो रह नहीं पाते, सारे के सारे टाइगर का शिकार बन जाते, लेकिन नहीं बने। क्यों? क्योंकि टाइगर बहुत ही अच्छे स्वभाव का जानवर होता है। और मैं जो बचपन से जंगलों में चलता आ रहा हूँ पैदल, मैं भी इस तरीके से कभी जंगल को देख नहीं पाता और न कभी पैदल चल पाता अगर टाइगर अच्छे नेचर वाला जानवर ना होता तो। टाइगर दो ही कंडीशंस में सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है। एक, टाइग्रेस के बच्चों के पास अगर आप पहुंच जाओ तब, और दूसरा, टाइगर या टाइग्रेस के शिकार के पास आप पहुंच जाएं तब। अब कॉर्बेट कहते हैं मेरे पास मौजूद लोग कह रहे थे कि टाइग्रेस को बहुत गहरी चोट लगी है, वक्त के साथ ये खुद ही मर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता था कि इसके भाग्य ने अब तक इसे बचाया है इतनी मुसीबतों से, तो शायद ये अब भी बच जाएगी। अब जिम कॉर्बेट ने अपने आदमियों को पास मौजूद एक पेड़ पर चढ़ा दिया और ख़ुद निकल पड़े अकेले ही आगे टाइग्रेस को ढूंढने। अब आगे चलने पर छोटे बांस की झाड़ियाँ थीं जिसके अंदर पूरा चांस था कि वो टाइग्रेस गई होगी, लेकिन इसके अंदर घुसना बिना आवाज़ के ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये झाड़ियाँ ही ऐसी थी कि अगर इसमें घुसा जाता तो आवाज़ होती,
आवाज़ होती तो टाइग्रेस को पता चल जाता कि मैं यहाँ हूँ। इससे कॉर्बेट ने अंदाज़ा लगाया कि टाइग्रेस किसी खुली जगह जाने की तलाश में है, जैसे कि कोई मैदान सा इलाका। अब जो मेरे आदमी पेड़ पर चढ़े थे उन्हें मैं भी दिख रहा था और आगे टाइग्रेस भी दिख रही थी, लेकिन वो चिल्लाकर मुझे बता नहीं पा रहे थे। वो सुरक्षित थे और दिन अब डूबने को था और आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था, तो मैंने लौटने का फ़ैसला किया। और जब मैं अपने आदमियों के पास पहुंचा तो पेड़ से उतरने के बाद उन्होंने ये बात मुझे बताई थी और अब हम लौट गए कैंप। अब कॉर्बेट कहते हैं दिन पर दिन बीतते गए और अब आ गया था वो दिन जिस दिन मेरा आमना सामना होना था उस टाइग्रेस से। और ये दिन था 12 अप्रैल 1929। अब कॉर्बेट जब वहाँ पहुँचे जिस जगह इन्हें उम्मीद थी कि टाइग्रेस होगी, यहाँ चारों तरफ पेड़ थे, लेकिन कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर चढ़कर बैठा जा सके। अब इन्हें लगा कि इन्हें ज़मीन पर ही बैठना पड़ेगा, आदमखोर का इंतज़ार करते हुए। अब कॉर्बेट यहाँ रुकना इसीलिए चाह रहे थे कि इस जगह पर टाइग्रेस ने बकरी का शिकार किया था और वो लौटने वाली रही होगी अपने शिकार पर। अब कॉर्बेट ने फैसला किया कि वही मौजूद एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठेंगे घात लगाकर और इंतज़ार करेंगे उस टाइग्रेस का। अब कॉर्बेट कहते हैं इंतज़ार करते करते 2 हिमालयन मैगपाइज जो कि पक्षी होते हैं मांसाहारी, वो आए और उन्होंने उन बकरी पर धावा बोल दिया। इसके बाद एक गिद्ध पेड़ पर बैठा था, वो भी आ गया थोड़ा और पास एक डाल पर। अब गिद्ध और ये मैगपाइज मुझे बता सकते थे कि टाइग्रेस आ रही है या नहीं, क्योंकि जब टाइग्रेस आती तो ये तेज़ी से उड़कर भागते। अब बहुत देर ऐसे ही गुजर गई। मैगपाइज बकरी को खाते रहे और गिद्ध बैठकर देखता रहा और धीरे धीरे फिर घटाएं छानी शुरू हो गई और सूरज छिप गया बादलों के पीछे। इसके बाद ज़ोर की आवाज़ करके वो हिमालयन मैगपाइज बकरी में से उड़कर चले गए। कॉर्बेट समझ गए कि अब आ रही है आदमखोर टाइग्रेस। तभी जिम कॉर्बेट ने थोड़ा सा झुककर झाड़ियों की तरफ से देखा तो इन्होंने देखा कि टाइग्रेस बढ़ रही है बकरी की तरफ। अब कॉर्बेट ने गौर से देखा तो वो टाइग्रेस आ रही थी एक ढलान की तरफ से ऊपर और देख रही थी इन्हीं की तरफ। लेकिन कॉर्बेट जानते थे कि अगर मैं हिलूँगा नहीं तो टाइग्रेस को मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होगा, और जब तक नहीं होगा जब तक या तो मैं ना हिलूँ या तो फिर वो मेरी आंखें ना देख ले। तो मैंने अपनी हैट को भी सामने इस तरीके से झुका कर रखा था कि वो मेरी आंखें ना देख पाए। अब कॉर्बेट ने अपनी राइफ़ल को उसी चट्टान पर रखा हुआ था और टाइग्रेस आकर एक चीड़ के पतले पेड़ के नीचे लेट गई। अब टाइग्रेस और कॉर्बेट के बीच में सिर्फ चीड़ का पेड़ ही था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि 8 साल पहले जब ये टाइग्रेस मैन ईटर हुई थी तब इसे लगे थे साही के कांटे, जिस वजह से इसने आसान शिकार की तलाश में इंसानों को मारना शुरू कर दिया था और अब तक ये मार चुकी थी 150 लोगों को। अब उन 150 लोगों का बदला भी मुझे ही लेना था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि टाइग्रेस मुझसे 60 गज की दूरी पर थी, 60 यानी 60, और उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इसीलिए मैंने उसके सर में गोली मारने का फ़ैसला किया। लेकिन क्योंकि 60 गज दूर और बादलों के इस तरह से अंधेरे में मैं निशाना ही नहीं ले पा रहा था उसके सर का। अब कॉर्बेट कहते हैं कि टाइग्रेस मेरी तरफ 3 कदम आगे बढ़ी और आ गई एकदम मेरे निशाने पर, जैसे कि कह रही हो कि लो लगा लो अब निशाना। तभी कॉर्बेट ने अपनी कोहनियाँ टिकाई चट्टान पर, निशाना लिया और इस बार निशाना लिया था इन्होंने टाइग्रेस के दिल का, और फिर चला दी इन्होंने गोली। अब जैसे गोली चली तो काफ़ी सारी मिट्टी और धूल उड़ी। कॉर्बेट को यकीन ही नहीं हुआ, उन्हें लगा कि उन्होंने निशाना ही नहीं पूरा टाइग्रेस को ही छोड़कर कहीं और ही गोली मार दी है। पर कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने निशाना तो परफेक्ट लिया था, फिर मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि मेरा निशाना चूक जाए।
अब कॉर्बेट कहते हैं कि ये थी मेरी गलत फहमी, निशाना बिल्कुल ही नहीं चूका था, एकदम सटीक जगह पर जाकर लगा था, लेकिन बीच में कोई हड्डी नहीं आई थी, तो गोली ने टाइग्रेस को भेद कर बाहर मिट्टी में जाकर टकरा गई और इसीलिए उड़ी थी वो धूल। अब गोली खाकर टाइग्रेस भागी और हो गई नज़रों से ओझल, इससे पहले कि ये अपनी गन को बोल्ट करते। अब कॉर्बेट का दिमाग हो चुका था ख़राब, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आखिर शेरनी के साथ इतना ज़्यादा भाग्य कैसे साथ दे रहा है कि मेरी गोली उसे लगी और वो मरी भी नहीं। लेकिन क्योंकि उसकी हालत अब ख़राब थी, तो कॉर्बेट ने फ़ैसला किया कि अब वो पैदल ही दौड़ेंगे और लगा दी इन्होंने दौड़ उस शेरनी के पीछे जहाँ वो दौड़ कर गई थी। अब कॉर्बेट जहाँ तक भाग सकते थे भागे, उसके बाद एक ढलान आई थी जहाँ वो टाइग्रेस कूद गई थी, लेकिन कॉर्बेट कूद नहीं सकते थे, तो वो घिसट के धीरे धीरे नीचे स्लाइड करने लगे। अब कॉर्बेट जब आगे बढ़ रहे थे तो पहाड़ के ऊपर से उन्होंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी। जब देखा उन्होंने तो लोगों ने इन्हें इशारा करके बताया कि टाइग्रेस उस तरफ है। अब जिम कॉर्बेट दौड़े और दौड़कर इन्होंने देखा कि रास्ते भर खून ही खून पड़ा हुआ है। अब जिम कॉर्बेट आगे बढ़ते रहे। अब फिर से आगे एक ढलान आ गई, लेकिन जिम कॉर्बेट इस ढलान में सीधे नहीं उतर सकते थे, मिट्टी भी गीली थी, तो उन्होंने एक पतला सा पेड़ पकड़ा और उसे पूरा मोड़कर नीचे उसके सहारे उतरने लगे। अब कॉर्बेट उसी दिशा में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक घास का मैदान सा है छोटा सा, और इन्होंने सोचा कि हो ना हो टाइग्रेस यहीं होगी, और ये चल पड़े बहुत ही सावधानी पूर्वक दबे पांव उस डायरेक्शन में। अब कॉर्बेट एकदम रिस्क वाले जोन में थे। इन्होंने अपनी बोल्ट चेक की, एक बार गोली को वापस निकाला और फिर से मैगज़ीन में डाला और सेफ्टी कैच को हटा लिया, एकदम रेडी कंडीशन में। और जो खून के निशान थे वो आगे चलकर झाड़ियों के अंदर घुस रहे थे। अब कॉर्बेट कहते हैं, मैं इतना संभल के आगे चल रहा था कि मैं अपनी गर्दन भी इधर उधर नहीं घुमा रहा था, सिर्फ अपनी आँखों से लेफ़्ट और राइट देख रहा था, और एक एक फीट बहुत ही ध्यान से चल रहा था। तभी मुझे अपने दाहिनी साइड पर कुछ हलचल सी महसूस हुई और मैं समझ गया कि ये टाइग्रेस बैठी हुई है और पूरी तैयारी में है मुझ पर कूदने के लिए। और टाइग्रेस थी कई दिनों की भूखी और थी घायल भी। अब वो उछाल लेने ही वाली थी कि उस उछाल के पहले ही मैंने चला दी गोली, और इस दूसरी गोली ने उसकी गर्दन ही तोड़कर रख दी। अब कॉर्बेट भी दर्द में थे, क्योंकि इनके कान में पस बन रहा था और कई दिनों से इन्होंने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं था। इन्होंने अपना हैट उतारा और पहाड़ पर खड़े उन लोगों को हैट हिलाकर इशारा किया कि टाइग्रेस अब मर चुकी है, और वो सारे लोग शोरगुल करते हुए चिल्लाते हुए तेज़ी से नीचे आने लगे मेरी तरफ। अब सबसे पहले आए मेरे 6 गढ़वाली साथी। उन्होंने एक पेड़ काटा, पतला सा था, उसकी उस तने को प्लेन किया और उसमें इस टाइग्रेस को बांधा और उठाकर ले जाने लगे गांव की तरफ। और इस काम में वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे, और ये बात थी भी गर्व की। अब इसी तरह तल्ला देश से तल्ला कोट तक उस टाइग्रेस को ले जाया गया, और गांव पहुंचकर कॉर्बेट अपने कैंप के अंदर गए और पहली बार उन्होंने इतने दिनों में अच्छा खाना खाया। कॉर्बेट ने 1 घंटा आराम किया, उसके बाद आए वो टाइग्रेस की स्किन उतारने। अब कॉर्बेट बताते हैं कि जब 5 अप्रैल को मैंने पहली गोली चलाई थी तो वो टकराई थी इसके शोल्डर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर, और वो पूरी तरीके से घुस नहीं पाई थी। और दूसरी और तीसरी गोली मिस हो गई थी, जो एक लुढ़कते हुए उस वक्त लगी थी और एक पहाड़ पर जो मिट्टी में लगी थी। अब 12 अप्रैल को जो गोली चली थी उसमें से एक टाइग्रेस को लग गई थी, जो क्रॉस करके फिर मिट्टी में लगी थी। ये थी चौथी गोली, और 5वीं और 6वीं गोली ने ली उस टाइग्रेस की जान। टाइग्रेस के दाहिने पैर में और पंजों में 20 के करीब पोर्क्यूपाइन यानी शाही के कांटे घुसे हुए थे,
और ये कांटे घुसे हुए थे 8 सालों से उसके पंजों में, और यही कांटे थे जो कारण बने थे उस टाइग्रेस के मैन ईटर बनने का। अब कॉर्बेट ने स्किन उतारी, एक दिन और रुके, अगले दिन उन्होंने स्किन को सुखाया, 2 दिन फिर और रुके, इसके बाद वो निकल गए अपने घर। स्किन उतारने से पहले कॉर्बेट अपने साथ एक कैमरा लाए थे, तो कॉर्बेट ने उस वक्त इस टाइग्रेस की फ़ोटो भी खींची, और इस टाइग्रेस की फ़ोटो में एक बच्चा भी बैठा हुआ दिखेगा, जो बच्चा है इस मैन ईटर द्वारा मारी गई उस आखिरी शिकार औरत का पोता। और ये तस्वीर आज भी इंटरनेट में आपको मिल जाएगी कि एक बाघिन मरी पड़ी है और उसके सिरहाने पर बैठा है एक छोटा सा बच्चा। अब मैं नैनीताल लौट चुका था, और 1 हफ्ते के बाद जो गवर्नर थे मैल्कम हैली, उन्होंने मुझे मिलवाया था कर्नल डिक से, जो एक मिलिट्री डॉक्टर थे, और 3 हफ्तों तक उन्होंने मेरा इलाज किया। और ये जो इलाज हुआ था ये लाहौर ले जाकर किया गया था, और अब मेरा कान धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और कॉर्बेट कहते हैं कि अब मैं संगीत भी सुन सकता था और जंगल की आवाज़ें भी। और इसी के साथ अंत होता है द तल्ला देश मैन ईटर की कहानी का। जल्द ही मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलते हैं, जय हिंद।